हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। अपने प्रैक्टिस सेट में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपके गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मुझे लगता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के हम लोग पहले प्रश्न की ओर। कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो उपयोग करना चाहिए। क्या हमें उपयोग करना चाहिए? दीवारों पर खड़ी लाइनें हों, क्षितिज के समानांतर आड़ी धारियां हों, परिणामी रंग हों या लंबे पर्दे हों। तो अगर हमें कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी है तो उन दीवारों पर खड़ी लाइनों का उपयोग करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? दीवारों पर खड़ी लाइनों का उपयोग करना चाहिए। तो इस पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा चेक केवल बैंक खाते में जमा होता है? रेखांकित चेक, आदेश चेक, विकृत चेक और वाहक चेक। तो किस तरह का चेक है जो कि हमारे बैंक खाते में जमा होता है? तो जो रेखांकित वो आपका चेक होता है वो क्या होता है? बैंक के खाते में जमा होता है। यदि खातेदार को किसी व्यक्ति को रुपया देना हो और वह चाहता है कि वह रुपया उसे नगद देकर उसके खाते में जमा हो तो चेक के बाईं ओर ऊपरी कोने में समानांतर दो रेखाएं खींच दी जाती हैं। कहाँ पर? चेक के बाईं ओर ऊपरी कोने में दो समानांतर रेखाएं खींच दी जाती है। इसी को हम रेखांकित चेक या क्रॉस चेक के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विकास से तात्पर्य है गुणात्मक परिवर्तन, परिमाणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकास जो है, विकास क्या है? ये दोनों है, आपका गुणात्मक भी है और परिमाणात्मक भी है। चाहे किसी चीज के गुणों में परिवर्तन, क्वालिटी में भी परिवर्तन हो या क्वांटिटी में परिवर्तन हो, तो ये दोनों मिला करके ही विकास, दोनों का मतलब दोनों का योग ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। तो गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन, तो ऑप्शन नंबर सी में ये दोनों दिया हुआ है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। और जो विकास जो क्या है, वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक अविराम गति से चलती रहती है। विकास के अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तन आते हैं जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक निरंतर मनुष्य के शरीर में होते रहते हैं। विकास वृद्धि में यही अंतर है। जैसे अगर हम विकास की बात करें तो वो विकास जो है वो गुणात्मक तो होता है और विकास परिमाणात्मक भी होता है, लेकिन जो परिमाणात्मक होता है वो एक हद तक जाने के बाद रुक जाता है, लेकिन गुणात्मक जो परिवर्तन है वो हमेशा बढ़ता, क्वालिटी क्या हमेशा बढ़ती रहती है, हमेशा आगे चलती रहती है, लेकिन वृद्धि एक निश्चित समय आने पर रुक जाती है। तो विकास क्या है? तो विकास हमारा गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। नेक्स्ट है कि शरीर का संतुलन नियंत्रित होता है प्रमस्तिष्क द्वारा, अनुमस्तिष्क द्वारा, सुषुम्ना शीर्ष द्वारा या मेरुरज्जु के द्वारा। तो शरीर का जो हमारा संतुलन है वह अनुमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है। अनुमस्तिष्क को ही हम क्या सेरिबेलम भी कहते हैं। ठीक है, तो सेरिबेलम जो है ये प्रमस्तिष्क के पश्च भाग में सटा हुआ होता है। कहाँ? जो ये प्रमस्तिष्क है इसी के पीछे के भाग में सटा हुआ होता है और तितली की आकृति का बना होता है। ये दाएं तथा बाएं अनुमस्तिष्क गोलार्धों में बटा रहता है। सेरिबेलम का कार्य, इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन करना है और शरीर की ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखना है। ऐच्छिक और अनैच्छिक दो प्रकार की पेशियां और एक हृदय पेशी। पेशियों के प्रकार पूछे हैं तीन प्रकार। तो ऐच्छिक पेशियां वो क्या है? जिस पर हमारा नियंत्रण होता है। तो यह जो ये आपका जो अनुमस्तिष्क है, सेरिबेलम है, इसके यह भी एक मुख्य कार्य है कि यह शरीर की ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है कि शरीर का संतुलन नियंत्रित होता है तथा अगर दूसरा कार्य भी पूछ लिया जाए तो यह शरीर की ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अनुसंधान जो रिसर्चर है उसके द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया जाता है तो उनको क्या कहा जाता है? प्राइमरी कहा जाता है या सेकेंडरी कहा जाता है? तो मुख्यतः यह डेटा दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक होता है और एक द्वितीयक होता है। और प्राथमिक जो आपका है, जब आंकड़ों का संकलन पहली बार जो स्वयं अनुसंधान करता है उसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है या उसके
उसके द्वारा वह आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। अगर द्वितीयक आंकड़ों की बात करें तो द्वितीयक आंकड़े वे हैं जबकि वो पूर्व में एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग जब बिना किसी हेरफेर के किया जाता है तो उसे द्वितीयक आंकड़े करते हैं। अगर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो पहले से किसी ऑफिस से जा करके पहले का डेटा अगर हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि अगर वहां पर देखें महिला एवं पुरुषों की संख्या, अगर हमें ये मालूम करने तो हम खुद जाकर मालूम ना करने की वजह वहाँ के रजिस्टर में हम अगर देखेंगे, वहाँ पे जो ऑफिस है वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ से हम डेटा निकलवा लेंगे तो हमें सीधे सीधे महिला एवं पुरुषों की संख्या वहाँ से मिल जाएगी। तो उस पर हम आगे काम करेंगे, उससे हमें कार्य करने में एक बहुत ही अच्छा बेस प्रदान करता है। तो यहाँ पर जिन्होंने पूछा कि स्वयं संकलित करेगा तो वो प्राथमिक हो जाएगा, अगर कहीं और से आपने लिया तो वो द्वितीयक कहलाएगा। मानव जीवन की किस अवस्था में मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्र और बहुपक्षीय परिवर्तन होता है? कौन सी अवस्था है जिसमें कि मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्र एवं बहुपक्षीय परिवर्तन होता है? तो यहाँ पर जो है शैशवावस्था है, किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है और युवावस्था है। तो मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्र और बहुपक्षीय परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर हम कहें तो किशोरावस्था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। सामान्यतः यह कब से 12 से 18 वर्ष तक की आयु की अवस्था होती है। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कौन सा? एडोलसेंस। अगर कहें कि एडोलसेंस जो है शब्द है वो कहाँ से लिया गया है तो किशोरावस्था जो है अंग्रेजी के एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एडोलसेंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडोलस्टर से हुई है। इसको आप देख लें कि क्या क्या है। जो एडोलसेंस शब्द है, एडोलसेंस इंग्लिश भाषा का शब्द हो गया और एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई तो यह लैटिन भाषा के शब्द एडोलस्ट, क्या है? एडोलस्ट नामक शब्द से हुई है। एडोलस्टर नामक शब्द से हुई है जिसका अर्थ है बढ़ना तथा परिपक्वता की ओर बढ़ना, जैसे किसी चीज की ग्रोथ होना या फिर मैचुरेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और हमारे जो स्टैनले हॉल महोदय हैं उन्होंने किशोरावस्था को तनाव तूफान की अवस्था कहा। ठीक है, और क्या है किशोरावस्था? तनाव है, तूफान है, कलह है, भय है, शक्ति आदि मानसिक विकास प्रक्रिया में तीव्र परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर अगर मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्र एवं बहुपक्षीय परिवर्तन की बात करेगा तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वृत्त चित्र के जन्मदाता कौन है? जॉन पियर्सन, सिम्पसन, जॉन डीवी, जॉन मिल्टन। तो वृत्त चित्र के जन्मदाता बिल्कुल आप इसको रट लीजिए कौन है, या जॉन पियर्सन है। नेक्स्ट है हमारा अध्ययन अक्षमता का कारण हो सकता है। जैव है और जैविक है, अनुवांशिक है और पर्यावरणीय है। तो अध्ययन अक्षमता का कारण जैविक, अनुवांशिक, पर्यावरणीय हर तरह से हो सकता है। अगर हमें सीखने में, अध्ययन करने में अगर हमें अक्षमता है तो कोई भी इसका कारण हो सकता है। तो यहाँ पर कूट दिया हुआ है, कूट के हिसाब से हम जाएंगे तो देखेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये चारों आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होता है वो क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसके अंतर्गत सारे आएंगे। पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? पेन और पेंसिल, पिन और धागा, पिन और सुई और धागा। ठीक, तो जो हमारा ये पाथवे चार्ट है, पाथवे चार्ट जो है हमारा, यह हमारे पिन और धागा से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें है कि इस विधि का प्रयोग सबसे पहले गिलबर्ट के द्वारा किया गया। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले गिलबर्ट के द्वारा किया गया। इस विधि में सबसे पहले मकान का फ्लोर प्लान माप कर तख्ते पर बना लिया जाता है। पिन एवं धागे की सहायता से ड्राइंग पर नक्शे में जिस स्थान पर कार्यकर्ता मुड़ते हैं वहां पिन लगाई जाती है। जैसे एक तख्त है या एक बोर्ड है और जगह जगह यहाँ पर क्या किया, पिन, जहाँ पर यहाँ हमने धागा लिया, यहाँ से पिन से हम इसको घुमाएंगे और जैसे मान लीजिए इस तरफ है तो इस तरफ के लिए इस तरफ घुमाएंगे। तो यही क्या है, पिन और धागा जो है या पाथवे चार्ट में इसका प्रयोग होता है। तो पाथवे चार्ट में पिन और धागे का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च रक्तदाब से पीड़ित रोगी को देना चाहिए अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो अधिक प्रोटीन युक्त आहार, कम रेशे वाले आहार,
और कम सोडियम वाले आहार और कम असंतृप्त वसीय अम्ल आहार। तो यहाँ पर देखेंगे कि उच्च रक्तचाप से पीड़ित रोगी को क्या देना चाहिए, कम सोडियम वाले आहार देने चाहिए, सोडियम की उनको कम मात्रा देनी चाहिए जिससे कि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। तो सोडियम युक्त आहार लेने की सलाह इसलिए उच्च रक्तचाप वाले रोगी को कम सोडियम युक्त आहार लेने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि अधिक से अधिक सोडियम युक्त आहार रक्तचाप को और बढ़ा देता है और ऐसे में उच्च रक्तचाप वाला व्यक्ति यदि अधिक सोडियम युक्त आहार का सेवन करेगा तो उसे कौन सी हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज़्यादा उसकी बढ़ जाती है या फिर हृदय संबंधी बहुत सारे रोग हो सकते हैं। और WHO के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति के दैनिक आहार में सोडियम की अनुशंसित मात्रा 2.4 ग्राम तथा हृदय रोगों से पीड़ित रोगी के लिए सोडियम की अनुशंसित मात्रा प्रतिदिन 1.5 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है। सुई का चयन क्या तय करता है, धागे की किस्म को, कपड़े की किस्म को, बखिए की लंबाई को या धागे का खिंचाव। तो जो सुई का चयन, जब भी हम निडल जब स्टिचिंग करते हैं उस समय किस प्रकार की निडल लगाया जाए, तो यह पूरी तरह से किस पर निर्भर करता है कि कपड़े की किस्म पर निर्भर करता है, क्योंकि जो उसका पॉइंट होता है जहां पर कपड़ा जो है उसको इसका जो हेड है पिन का जो हेड है उसको पेनिट्रेट करता है फैब्रिक को, उससे पता चलता है कि कपड़े की किस्म किस तरह। अगर मोटी सुई है, ज्यादा मोटी सुई है और हमने पतला कपड़ा लिया हुआ है तो वो कपड़े को खींचना शुरू कर देगा। तो कपड़े का हम प्रकार देखते हैं, उसी के हिसाब से सुई की छोटी सुई, बड़ी सुई, थोड़ा पतले पॉइंट वाली सुई, इन सारी चीजों का निर्णय होता है। पंजाब की कढ़ाई करा हुआ कपड़ा क्या कहलाता है। तो पंजाब की कढ़ाई की बात अगर हम करें तो पंजाब की कढ़ाई जो है वो किसमें है, ये हमारी है फुलकारी। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है ये फुलकारी। फुलकारी कहाँ की, पंजाब की। चिकनकारी कहाँ की है, लखनऊ की। कांथा है पश्चिम बंगाल का और कसूती है कर्नाटक की। तो इस तरह से मैंने चारों कढ़ाई के बारे में आपको बताया कि ये कहाँ कहाँ की है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का प्रत्यय निर्मित किया। जुंग ने, फ्रायड ने, एडलर ने और कैरन हर्ने ने। तो किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का प्रत्यय निर्मित किया, कि व्यक्तित्व का क्या प्रत्यय है, इसको निर्मित किसने किया, तो यह एडलर महोदय ने किया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है। एडलर जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का प्रत्यय दिया है और व्यक्तित्व एक विस्तृत एवं गहन प्रत्यय है। इसमें व्यक्ति द्वारा वातावरण के प्रति किए जाने वाले मौलिक अभियोजन एवं व्यवहार के झुकावों का संगठन सन्निहित है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का रूपांतरण है। इंग्लिश का पर्सनालिटी शब्द कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ क्या है, मुखौटा। क्या है, मुखौटा या आवरण से है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना की गई थी। वर्ष कौन सा, अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना अगर पूछता है तो 1932 में, 1952 में, 1955 में, 1936 में। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 1952 में। अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना कब की गई, 1952 में की गई। अगला प्रश्न है हमारा, GW आल्पर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व सिद्धांत को कहा जाता है। शील गुण का सिद्धांत, प्रकार का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या व्यवहारात्मक अधिगम का सिद्धांत। GW आल्पोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है हमारा, शील गुण का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न खाद्य वर्ग में मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है। फल एवं सब्जियां, गेहूं व मोटे अनाज, घी व तेल, अंडे व मांस। तो इसमें जो मुख्य खाद्य वर्ग है वह क्या है, गेहूं व मोटे अनाज। ठीक है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं इन्हीं का प्रतिशत क्या है, सबसे ज्यादा है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, तो गेहूं और मोटे अनाज जो हैं वही मुख्य खाद्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर एम स्वामीनाथन ने अपने 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की और किसी भी समय का भोजन बनाते समय गृहिणी को प्रत्येक वर्ग में से एक खाद्य वर्ग अवश्य लेना चाहिए, जिससे प्रमुख पोषक तत्व को सही संतुलन में प्राप्त हो जाए। और मेरे पास मेरा जो वीडियो है वो अलग से हमने खाद्य वर्ग पे वीडियो बनाया है, आप मेरा चेक करेंगे, आप डालेंगे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको उस तरह का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने सारे खाने के जितने भी खाद्य वर्ग हैं, 7 हैं, 5 हैं, और एम स्वामीनाथन का बिल्कुल एकदम बढ़िया से डिस्क्राइब किया है।
भोजन नष्ट होने का कारण है। भोजन नष्ट होने का क्या कारण है? बैक्टीरिया, खमीर, फफूंदी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी। जो भोजन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति से क्या हो जाते हैं? खराब भी हो जाते हैं। भोज्य पदार्थों के स्वाद एवं पौष्टिक मूल्य भोजन की गुणवत्ता पर को निर्भर करता है। भोजन का उचित संग्रह एवं संरक्षण इनकी गुणवत्ता को प्रभावित करता है। यदि उचित तरीके से भोज्य पदार्थों का संग्रह नहीं किया जाता तो वह सड़ गल कर क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, और जिसमें बैक्टीरिया, खमीर, फफूंदी आदि अन्य जीव आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया, खमीर, फफूंदी ये सारे क्या है? ये भोजन नष्ट होने के कारण है। उपयुक्त सभी यहाँ पर दिया हुआ है, और इनकी गुणवत्ता को भी कम करते हैं और इनके पौष्टिक मूल्य को भी कम कर देते हैं। ये क्वेश्चन 20 से छूट गया था, इसलिए मैंने इसको अलग से कवर कराया है। अगला प्रश्न है हमारा, मनोवैज्ञानिक ने उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा है? विद्यालयी अवस्था, समस्यात्मक अवस्था, गैंग अवस्था या फिर स्लॉपी अवस्था। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सी अवस्था कहा है? तो उत्तर बाल्यावस्था, जो कि कहाँ से कब तक की होती है? उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की होती है। वर्ष के इसे गैंग गिरोह अवस्था भी कहते हैं। इनमें संग्रह करने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो ये है आपकी मनोवैज्ञानिक उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा है? तो उत्तर बाल्यावस्था को इसको गैंग की अवस्था कहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा के लिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर कट गया है, मैं इसको बोल देती हूँ कि क्या है ये प्रश्न। अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु निम्न प्रकार की होनी चाहिए। यहाँ पर रहेगा पाठ्यक्रम, ये छूट गया है, सॉरी इसके लिए। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, आप इसको देख लें, समझ लें। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु निम्न प्रकार की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए, आरंभिक होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए या सुसंगत होनी चाहिए। तो ये जो है आपकी अनौपचारिक शिक्षा की बात हो रही है ना, औपचारिक नहीं। औपचारिक शिक्षा कौन सी है? जो कि हम स्कूल कॉलेज में ग्रहण करते हैं, और अनौपचारिक शिक्षा हम अपनी सुविधा के अनुसार जब भी हमें समय मिले तब हम क्या करते हैं, या हमारी जो भी आवश्यकता है उसके अनुसार जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो वह कैसी होनी चाहिए? हमारे हिसाब से होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें जो इसका पाठ्यक्रम है, इसकी विषय वस्तु है, वह लचीली होनी चाहिए। अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि शैक्षणिक संस्थाओं से परे होती है, या गैर संस्थागत तथा मान्यता रहित शिक्षा व्यवस्था है, किंतु अनवरत जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया का प्रभाव गंभीर व दीर्घकालीन होता है। अपने आसपास के लोगों, अन्य संपर्क माध्यमों एवं जनसंचार माध्यमों द्वारा दिन प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सूचनाएं न केवल हमारा ज्ञान वर्धन करती हैं, वरन हमारे व्यक्तित्व निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये अनौपचारिक शिक्षा की बात हम कर रहे थे। तो कैसी होनी चाहिए? विषय वस्तु, पाठ्यक्रम सब क्या होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली कौन सी है? तथा अत्यधिक, यहाँ इस पेज पर थोड़ा सा हो गया है, मैं बता दे रही हूँ। तथा अत्यधिक औपचारिक, यहाँ पे औपचारिक लिखा हुआ है। सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली कौन सी है? वेटर सर्विस, और या सेल्फ सर्विस, स्व सर्विस रहेगा यहाँ पे, रूम सर्विस या फिर बैंकेट सर्विस। तो सबसे ज्यादा सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा सबसे ज्यादा अत्यधिक औपचारिक शैली कौन सी है? ये है आपकी स्व सर्विस। ठीक है, तो ये कौन सी? सेल्फ सर्विस होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला है, ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक है, या प्लाज्मा में जल की मात्रा क्या करता है? प्लाज्मा में जल की मात्रा को बढ़ाता है, यह रक्त का थक्का बनने में सहायता प्रदान करता है। इनमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज होती है, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका सी,
ऑप्शन नंबर सी। यह अनेक बीमारियों को शरीर से बचाने के लिए एंटीबॉडीज इसमें पाए जाते हैं। और यह क्या होता है, यह पानी में अघुलनशील है किंतु उदासीन नमक के घोल में घुलनशील होता है। जैसे मांसपेशियों में ग्लोबिन और आलू में टेबेरिन और बादाम में एमांडीन आदि। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ग्लोब्यूमिन जो है वो शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि ग्लोब्यूमिन, ठीक है, इनमें अनेक बीमारियों को शरीर से बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाता है। टेबुला रासा का मतलब क्या होता है? टेबुला रासा जो है टेबुलर अरेंजमेंट है, ब्लैंक स्लेट है, कुर्सी और मेज है, बोर्ड और स्लेट है। तो यहाँ पर टेबुला रासा जो है, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? ब्लैंक स्लेट मतलब खाली स्लेट। ठीक है, स्लेट है। जॉन लॉक के अनुसार बच्चे का मन खाली स्लेट की भांति होता है, जिस पर जो चाहे वह लिख सकते हैं। ठीक है, ये परिभाषा भी जॉन लॉक महोदय की है कि बच्चे का मन कैसा होता है? खाली स्लेट की भांति होता है। ये परिभाषा एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। और किसकी तुलना ब्लैंक स्लेट मतलब खाली स्लेट से की है? तो वो खाली बच्चे का जो मन है उसकी तुलना ब्लैंक स्लेट से की गई है, क्योंकि उसमें जो भी चाहे लिख सकते हैं। तो टेबुला रासा का मतलब यही होता है। ऐसे तंतु जिसमें पानी के प्रति सादृश्यता न हो उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे तंतु जो पानी को आकर्षित करने की बजाय अपकर्षित करते हों। ठीक है, वो क्या होते हैं? जल विरोधी होते हैं, जिन्हों के हाइड्रोफोबिक कहते हैं। मतलब कि पानी के प्रति सादृश्यता ना हो, मतलब पानी को, ऐसे तंतु जो पानी को अपने अंदर सोखे ना, अवशोषकता ना हो, वो सब क्या कहलाए? वो सारे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफोबिक कहते हैं। और हाइड्रोफोबिक कौन से होंगे? जितने भी कृत्रिम आपके जितने भी रेशे होंगे वो सारे हाइड्रोफोबिक होते हैं। मतलब हाइड्रो मीन्स पानी और फोबिक मीन्स डरने। जैसे फोबिया होता है ना, जो पानी से दूर रहने वाले मतलब। और यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक भी होता है। हाइड्रोफिलिक जो वाटर लवर हैं, जैसे कि हमारा कॉटन अगर हम कहें, तो हम अगर ये एक बार में ये कहें कि जितने भी प्राकृतिक रेशे होंगे वो सारे क्या होंगे? हाइड्रोफिलिक होंगे। और जितने भी आर्टिफिशियल होंगे वो आपके हाइड्रोफोबिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के क्षेत्र में गृह विज्ञान का योगदान है। पारिवारिक स्तर उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र, रोजगार, परिवार कल्याण क्षेत्र में, बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, विकास के क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान क्या है? पारिवारिक स्तर का उत्थान हो जाएगा, स्वास्थ्य तथा पोषण, रोजगार, परिवार कल्याण के क्षेत्र में, और बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। अगला है, अपने प्रथम जन्मदिन पर बालक अपने वजन का हो जाता है 2 गुना, 3 गुना, कोई परिवर्तन नहीं, 4 गुना। तो इसको आप याद रखेंगे। 6 माह में दुगना, 6 माह में कितना हो जाएगा? दुगना। और 1 वर्ष में हो जाता है 3 गुना। तो अपने प्रथम जन्मदिन पर बालक कितना हो जाएगा? अपने वेट का 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B3 को कहते हैं, क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक एसिड, पैराडॉक्सिन या नियासिन। तो विटामिन B3 को क्या कहते हैं? नियासिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है। और इसके कार्य कौन कौन से हैं? तो जो यह आपकी त्वचा, पाचन तंत्र, मस्तिष्क और करीब 200 से अधिक एंजाइम को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। कौन? विटामिन B3 मतलब कि नियासिन। नेक्स्ट है हमारा, ऐसे तंतु जिसमें पानी के लिए आकर्षण हो उन्हें क्या कहते हैं? अभी इसी का जस्ट अपोजिट आया था, हाइड्रोफोबिक। उसी का दूसरा यहाँ पर बताया इन्होंने, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, नमी की क्षमता या ऐंठन। तो हाइड्रोफोबिक आपको मालूम हो गया है कि पानी के प्रति आकर्षण ना हो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा हाइड्रोफिलिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक, जिनका पानी के लिए आकर्षण हो। और अगर ना होता तो ये हाइड्रोफोबिक हो जाता। तो यहाँ पर एग्जाम्पल इसका बहुत ही अच्छा कॉटन हो जाएगा, और जितने भी आपके नेचुरल फाइबर्स हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, गर्भावस्था में अरक्तता से बचने का उपाय। अरक्तता जो अनीमिया होता है उससे बचने का उपाय क्या है? पर्याप्त विश्राम करना, दूध पीना, प्रतिदिन विश्राम करना, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि गर्भावस्था में पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना।
लौह लवण की कमी से गर्भावस्था में महिलाओं को अनीमिया नामक रोग हो जाता है। लौह लवण मांस, मछली, अंडा, दालें तथा हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। आयरन की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तीव्र शैक्षिक प्रक्रिया है जो किसी समुदाय के कार्य को कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित करती है? फॉर्म पब्लिकेशन, प्रदर्शनी, समाचार पत्र या अभियान? कौन सी तीव्र शैक्षणिक प्रक्रिया है जो किसी समुदाय में कार्य को कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित करती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा? प्रदर्शनी, एग्जीबिशन। प्रदर्शनी क्या है? एक प्रसार विधि है। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के प्रयोगों व साधनों को चित्र, पोस्टर, सूचनाओं, प्रतिरूपों आदि के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है ताकि लोगों में स्वयं देखकर उसके प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर नंबर बी हो जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा गुणसूत्र बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है? RH केवल X, केवल Y या XY दोनों? तो कौन सा गुणसूत्र बच्चे के लिंग को निर्धारित करता है? X या Y? X और Y दोनों इसका निर्धारण करते हैं, क्योंकि महिला में XX है और पुरुष का क्या है? XY। जब X से X अगर मिलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर फीमेल हो जाएगी, और जब X और Y मिलेगा तब यहाँ पर मेल बेबी का निर्माण होता है। तो ये दोनों निम्न में से बच्चे के लिंग का निर्धारण दोनों करते हैं। अगर प्रश्न आया कि माता या पिता में से कौन बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है, तो सिर्फ ये नहीं रहेगा कि माता या पिता, तो माता पिता दोनों से ना लिंग का निर्धारण तो दोनों से मिलकर के ही होगा, ठीक है, क्योंकि XX फीमेल के पास है, XY मेल के पास है। अगला है, सीखना पर निर्भर करता है परिपक्वता पर, भाषा पर, सामाजिक विकास पर या क्रिया पर? तो सीखना किस पर निर्भर करता है? या सीखना हमारे परिपक्वता पर निर्भर करता है, मतलब मैचुरेशन पर निर्भर करता है, क्योंकि बाल विकास में का क्षेत्र सर्वप्रथम गीसेल ने परिपक्वता शब्द का प्रयोग किया। किसने? गैसेल महोदय ने सबसे पहले परिपक्वता या मैचुरेशन शब्द का प्रयोग किया था। गैसेल ने परिपक्वता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि परिपक्वता शरीर की आंतरिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न स्नायु और मांसपेशियों की प्रौढ़ता और दृढ़ता है। जैसे बच्चा एक साथ खड़ा नहीं होता, जैसे वो पलटना सीखता है, पैर चलाना सीखता है, फिर उसके बाद क्रीपिंग करता है, क्रॉलिंग करता है, उसके बाद खड़ा होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे चलता है और फिर एक दिन वो दौड़ना सीख जाता है। तो यह समय के साथ स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया होती है। तो ये जो लर्निंग है, अगर आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, परिपक्वता नहीं है, तो आप उसको सीखने में बहुत समय लगेगा या फिर ढंग से सीख नहीं पाएंगे। इसी के साथ आज का हमारा क्लास खत्म होता है। अगर पढ़ाया हुआ पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।